दोस्तों नमस्कार। सरकार से आप लड़ नहीं सकते हैं और लड़ने का मतलब यह है कि सरकार अगर मनमानी पर उतर आए तो फिर आप नकेल कस नहीं सकते हैं। सवाल पार्लियामेंट के भीतर का नहीं है, सवाल तो सुप्रीम कोर्ट तक का है। सरकार के पास जितने हथियार, जितने औजार, जितने सिस्टम अपने अनुकूल चलाने के लिए होता है और संविधान की दुहाई देनी हो या फिर संसद की ताकत को दिखाना हो, सरकार से टकराना यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल काम है। और सरकार अपने आप को बचाने और चलाने के लिए क्या क्या उपाय और कैसे कैसे कर सकती है, अगर ये ध्यान दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने दो जगहों पे नकेल कसी। पहली नकेल उसने चुनाव आयोग को लेकर के कसी, जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार खुद न करे बल्कि उसमें भी 3 सदस्य हो और उसमें एक की मौजूदगी चीफ जस्टिस की होनी चाहिए। सरकार ने उसे भी पलटने का रास्ता बना लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ईडी के चीफ को एक के बाद एक लगातार एक्सटेंशन कैसे मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे शुरुआती दौर में सरकार ने उनके रिटायरमेंट के बाद 1, 2, 3 तीसरे एक्सटेंशन को 15 सितंबर तक बढ़वा ही लिया कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व तो उसी शख्स को करना चाहिए जो समूचे मामले को जानता हो। सुप्रीम कोर्ट ने कई तरीके से नकेल ये कहकर कसने की कोशिश की कि आपके पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसका नाम संजय मिश्रा है, जो ईडी का चीफ है, जिनको 3 एक्सटेंशन मिल चुका है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। तो ये व्यक्ति नहीं रहेगा तो क्या काम रुक जाएगा, थम जाएगा? तो सरकार ने खामोशी बरती, लेकिन उसके बाद अभी ये जानकारी आ रही है कि सरकार एक ऐसी तैयारी में है जिसके बाद संजय मिश्रा 15 तारीख को ईडी के डायरेक्टर का पद छोड़ने के बाद भी ईडी नहीं बल्कि उसके ऊपर सुपर कॉप के तौर पर बने रह सकते हैं। और सरकार ये तैयारी बिल्कुल इस तरीके से कर रही है जैसे इस देश के भीतर में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होती है, जिस तरीके से प्रिंसिपल सेक्रेटरी होती है, जिस तरीके से एक पद सृजित किया गया सीडीएस का। तो क्या ऐसे में चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी सीआईओ एक नया पद सृजित करने की तैयारी सरकार अब करने जा रही है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस देश में जो प्रीमियम जांच एजेंसी है सीबीआई और ईडी है, इन दोनों के ऊपर जो शख्स होगा वो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे होगा और इसको रिपोर्ट सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को करनी होगी। क्योंकि ये व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट का चीफ नहीं होगा बल्कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का चीफ होगा, जो एक लिहाज से सलाहकार हो जाता है सरकार का, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। इनकी जिम्मेदारी संसद को लेकर के कुछ नहीं होती, यानी संसद के भीतर जाकर के इन्हें जवाब देने की जरूरत होती नहीं है। और ध्यान दीजिए, एनएसए का पद अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद इंदिरा गांधी के दौर में बना, लेकिन सीडीएस का पद यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद प्रधानमंत्री मोदी के काल में बना, जब पहली बार बिपिन रावत उन्हें बनाया गया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद यहाँ पे सवाल पहली बार उस सीबीआई और ईडी का जिसका पूरा कार्य राजनीतिक तौर पे प्रभावित माना जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि सरकार खुले तौर पर इनका राजनीतिक हथियार के तौर पे प्रयोग करती है। और अब ये बात चुनाव तक के भीतर घुस चुकी है। तो क्या ऐसे में संजय मिश्रा भी 2018 के बाद से जिस रफ्तार के साथ ईडी को काम पर लगाया और इस देश के तमाम पॉलिटिशियन को खड़े कर दिया कटघरे में, एक के बाद लगातार, अब उनके पीछे हटने का मतलब और उसके ना होने का मतलब किसी नए अधिकारी को उस रूप में दोबारा से सरकार ऐसे वक्त में समझा पाए जब 2024 के दिशा में कदम बढ़ चुके हैं, यानी कि चुनाव की दिशा में देश जा चुका है। तो क्यों नहीं 15 सितंबर को, इससे पहले वो पद छोड़े, उससे पहले एक नया पद चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बना दिया जाए। इसकी तैयारी का मद्देनजर बिल्कुल साफ तौर पे जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो यह भी समझिए कि छत्तीसगढ़ के भीतर भी 3 महीने के भीतर चुनाव होने हैं। उस चुनाव के मद्देनजर इस वक्त ईडी के
छत्तीसगढ़ में पड़ रहे हैं और दूसरे किसी पे नहीं, बल्कि वहां के मुख्यमंत्री बघेल के तीनों ओएसडी जो हैं उन पर ये छापे पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो पद इस सिस्टम के नए क्रिएट किए जाएंगे, तो क्या आने वाले वक्त में किसी नए अधिकारी को नए तरीके से डेवलप किया जाए? इससे पहले ही 2018 से जो ईडी जिस रूप में काम कर रही थी, उस अधिकारी के हाथों में समूचे इन्वेस्टिगेशन के दे दिया जाए और उस दायरे में अब सीबीआई भी आकर के खड़ी हो जाए। क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर पहली कभी थी या नहीं थी? इन सवालों पे गौर करने से पहले जरा उस फैक्ट फाइल को आज परख लीजिए जो इस देश के भीतर में इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जो होता है या हो रहा है। हम ये सवाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 3 दिन पहले का जिक्र हम आपसे करें तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की और उस क्लोजर रिपोर्ट फाइल थी 3 साल पहले उस एक जांच शुरू की थी जिसमें आंध्र प्रदेश विद्युत निगम को जो कोयला आपूर्ति की जा रही थी उसमें अनियमितता बरती गई थी और वह आरोप किसी दूसरे पे नहीं बल्कि अडानी के इंटरप्राइजेस पे था, यानी उनकी कंपनी पे था। बल्कि 3 साल के भीतर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। अब यहाँ पे सवाल है कि सीबीआई का ये रफ्तार बाकी मामलों में क्यों नहीं दिखाई देती है? बाकी उन पॉलिटिशियंस को लेकर या सत्ता के करीबियों को लेकर क्यों सीबीआई एग्रेसिव हो जाती है जो मौजूदा वक्त में केंद्र की सत्ता के खिलाफ कोई राजनीति कर रहे हो? और ईडी की कमोबेश यही स्थिति बीते दिनों से रही है क्योंकि जिस समय संजय मिश्रा ईडी के चीफ बनते हैं 2018 से 2022 तक, अगर इन 4 वर्षों को ही परखिए तो जो रफ्तार थी केसेस की उसमें इजाफा 500% का होता है। 500% की रफ्तार से ज्यादा केसेस ईडी इस दौर में देखने समझने लगती है और इस दौर में लगभग 2555 केसेस को ईडी ने संभालना शुरू किया। उसमें बड़ी तादाद में राजनीतिक तौर पे नेताओं का नाम, अलग अलग पॉलिटिशियंस का नाम और उन्हें उनके साथ खड़े हुए बिजनेसमैन और जो पैसे की पाइपलाइन पॉलिटिकल तौर पे फंडिंग करती है, अलग अलग राज्यों में जो छत्रकों के तौर पे काम कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, उनको गिरफ्त में लेने की शुरुआत थी। हो सकता है कि आपके जहन में मनमोहन सिंह के कार्यकाल को भी याद करने की सोचने लगे हो, तो जरा सोचिए कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में 112 सर्च ईडी ने किए थे और 5346 करोड़ की संपत्ति ऐसे अटैच किए थे। लेकिन 2014 के बाद की रफ्तार लगभग 2555% तेजी से हो गई और जो कुल मामले इस दौर में निकल कर के आते हैं 112 10 साल में मनमोहन सिंह के, लेकिन यहाँ पे 2022 का मतलब है 8 साल के भीतर 2974 मामले, 95,432 करोड़ की संपत्ति अटैच भी की गई। लेकिन अगला सवाल यह है कि इसके दायरे में कौन आया और इतनी रफ्तार क्यों बढ़ती चली गई? और इतनी रफ्तार अगर ईडी की बढ़ रही है तो ऐसे में एक ही व्यक्ति के जरिए कौन सा काम होगा सरकार का, या सरकार क्या करना चाहती है? जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए अगले हफ्ते बुलाने वाली है, बघेल के खिलाफ ईडी ने फाइल तैयार रखी, यानी जिसमें कोयला यानी माइंस का घोटाला, जिससे तरफ शराब नीति में 2000 करोड़ के घपले की जिक्र है। यही स्थिति पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर है, जहां पे नगर निगम का मसला हो और उसके जरिए भर्ती घोटाला हो रहा हो और कोयले घोटाला और माइनिंग का जिक्र है, वह भी उस कटघरे में लाकर खड़ी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को साधने वाली ममता बनर्जी, झारखंड की राजनीति को साधने वाला हेमंत सोरेन, बिहार की राजनीति को साधने वाले तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र की राजनीति को साधने वाले शरद पवार या उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु की राजनीति को साधने वाला स्टालिन, अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों को जहां पे परखने आप शुरू कीजिएगा तो एक नजर आपको चल ही जाएगी कि ये पॉलिटिशियन पे नकेल अगर ईडी ने कस रखी है तो ईडी के जिस अधिकारी के काल में ये जो राजनीतिक कार्रवाइयां इतनी तेजी से हुई कि पार्लियामेंट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी ये मामला आकर खड़ा हो चला, तो उस अधिकारी के उस पद से हटने के बाद
क्या ये सरकार के लिए मुश्किल परिस्थिति तो नहीं आ जाएगी? अगर यही स्थिति, क्या सीबीआई और ईडी के भीतर पड़ी फाइलों को लेकर के बड़ी घबराहट तो नहीं, लेकिन अलग से सीबीआई को संभालना और अलग से ईडी को संभालना, उससे अच्छा है कि दोनों को एक ऐसे ओहदे के नीचे ले आना जिस ओहदे पे वो शख्स बैठा हो जिसने इस दौर में राजनीतिक जांच एजेंसी के नाम पर करप्शन के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ही लाकर रख दी। और ये तर्क सरकार के थोड़े से कमजोर इसलिए लगते हैं, या कहे बहुत कमजोर इसलिए भी लगते हैं, क्योंकि सरकार के तरफ से जो तर्क सुप्रीम कोर्ट को में उनके थर्ड एक्सटेंशन को लेकर दिया गया, उसमें जिस अंतर्राष्ट्रीय बैठक का जिक्र किया गया, उस बैठक के 24 अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिसको ईडी देखती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का या फाइनेंशियल इरेगुलेटरी के तहत आता है। इसके अलावा जो 22-23 पॉइंट है और दूसरे डिपार्टमेंट देखते हैं, जिसके भीतर लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा डिपार्टमेंट हैं जिसमें निगाहें, जिनकी जांच के तौर तरीके इस दौर में फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज या मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा यानी जिसको भी लेकर के कहिए उसको लेकर के काम करते हैं। लेकिन इस दौर में एक व्यक्ति चाहिए, और उस व्यक्ति के जाने का मतलब है कि वो पूरा सिस्टम धरधरा कर गिर गया, या 2024 के चुनाव के बाद की परिस्थिति अगर प्रतिकूल हो गई तो दूसरी राजनीतिक सत्ता जिन तरीके से इन दोनों डिपार्टमेंट के भीतर फाइलों को उठाएगी, तो उन फाइलों को ठिकाने लगाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति ऊपर रहना चाहिए जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करे, जिसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट को हो, जिसकी पॉलिटिशियन उसके आवाज भी उठाए तो सीबीआई डिपार्टमेंट हेड को यानी डायरेक्टर को लेकर के पद उठाए, यानी ईडी के चीफ को पद को लेकर उठाए, क्योंकि ये पद तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है और ये पद तो एक लिहाज से एडवाइजर है। तो इस पर क्यों आरोप लगाया जाए या इनको आरोप के दायरे में क्यों खड़ा किया जाए? यह एकदम नई परिस्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण अब लगती है क्योंकि इसके दायरे में अब सीबीआई भी आ रही है। और सीबीआई के आने का मतलब क्या है? ये पिछले दिनों ही सीबीसी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट दी, तो उसमें एक बात निकल करके आई कि इस देश के भीतर कितने मामले हैं जो राजनीतिक तौर पे जिसको सीबीआई देख रही है, कितने मामले उसका एनालिसिस कीजिएगा जिसपे जो सीबीआई के बाद ईडी के पास शिफ्ट कर दिए गए और ईडी इस दौर में सक्रिय हो गई, और जितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए और सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है, कितने कोर्ट में पड़े हैं और कितने कितने बरसों से पड़े हैं। जब हम अडानी इंटरप्राइजेस का कोयला घोटाले में बंद हुई फाइल जो सीबीआई ने की है और 3 बरस के भीतर की है और इस तेजी से काम किया है, और पॉलिटिकल तौर पे अडानीज को प्राइम मिनिस्टर मोदी के कितना करीब माना जाता है, ये पार्लियामेंट में दिए गए राहुल गांधी के भाषण से भी समझ सकते हैं, और राष्ट्रीय तौर पे भी जो अलग अलग रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जो निकल करके आते हैं उससे भी समझा जा सकता है। लेकिन जरा समझिए कि 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है और 313 मामले सीबीआई के पास पड़े हुए हैं जो पेंडिंग के तौर पे है, जो 10 साल से ज्यादा के हैं और उनके तादाद 2039 मामले, यानी इतने लंबे समय से पेंडिंग चले आ रहे हैं। सीबीआई के पास 692 केस पेंडिंग है और उसमें से 42 केस तो ऐसे हैं जिनके जांच भी शुरू नहीं हुई है, जबकि किसी भी हाल में साल भर के भीतर जांच पूरी करनी चाहिए। और वो अडानी कांड में हुआ उसमें 3 साल के भीतर देखिए क्लोजिंग रिपोर्ट दे दी गई। दरअसल सीबीसी की ये एनुअल रिपोर्ट बतलाती है कि 2022 में यानी बीते बरस ही 946 केस दर्ज किए गए, 892 रेगुलर केस थे, 117 पेंडिंग केस थे और 107 जो थे वो संवैधानिक आदेश अदालतों के जरिए दिए गए थे और 30 जो थे वो राज्य सरकारों ने सौंपा। अब यहाँ पे अगला सवाल किसी के जहन में भी आएगा कि इतने तरीके से अगर 20 साल, 10 साल, 5 साल इतनी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं और 2022 में ही जो 905 मामलों की जांच पूरी की गई उसमें 819 मामले रेगुलर है और प्राइमरी इंक्वायरी के 89 मामले थे, तब अगला सवाल ये आएगा कि क्या वाकई सीबीआई इतने तरीके से मामलों को देखती है? तो पॉलिटिकल तौर पर जो उसके पास जो लगभग 129 पॉलिटिशियंस के नाम हैं और उनके केसेस लंबे वक्त से चले आ रहे हैं, तो कोई 3 साल है, कोई 5 साल है, कोई 7 साल है, तो कोई 10 साल है,
उनके मामले की कार्रवाई पूरी क्यों नहीं हो पाई और क्यों नहीं हो पाती है? तो सीबीआई क्या पहला हथियार था और ईडी उससे आगे निकल करके एक दूसरे हथियार के तौर पे इस वक्त सरकार के साथ आकर खड़ा हो चुकी है? क्योंकि खुद सीबीआई के भीतर के एक रिपोर्ट बताती है कि उसमें पदों की संख्या तो पूरी भरी नहीं गई, 7,295 पद हैं जिसमें से 1,695 पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरा यह है कि सीबीआई के अधिकारियों पर भी केसेस चल रहे हैं और वो तकरीबन 71 केस है, लेकिन करप्शन का मामला आता है तो सीबीआई के पास 1,15,000 शिकायतें पड़ी हुई हैं। और आपको जानकर हैरत होगी, जो करप्शन की शिकायतें सीबीआई तक पहुंची है उसमें सबसे ज्यादा मामले इस देश के गृह मंत्रालय से जुड़े कर्मचारी अधिकारियों से जुड़े हुए हैं और कुल शिकायतें उनसे जुड़ी हुई है 46,000।